इतना आतंक था, इतना टेरर था, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे ये आरएसएस का है, जनसंघ का है या किसी और विपक्षी पार्टी का है, उसका बचना बहुत मुश्किल था। मैं गिरफ्तार हो गया, पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। इमरजेंसी के दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पर झेला भी है। इतनी पिटाई हुई मेरी पुलिस के अंदर, इतना मुझे मारा गया। जब मुझे खून निकल रहा था नाक से, मुंह से, कई जगह से, तो डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा। मेरे साथ ही इमरजेंसी में जो भी कार्यकर्ता पकड़े जाते, उनको पीटा जाता, मारा जाता, पकड़ कर लाते, उनके बाल जिस बर्बरता से उखाड़े उसका वर्णन करना मुश्किल है। ये ऐसा दौर था, कब किसकी पिटाई हो जाए, कब किसको डाल दें, कब किस पर मुकदमा बन जाए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने भी अपने जीवन के एक 13-14 महीने जम्मू कश्मीर की 8 जेलों के अंदर बिताए। नमस्कार दोस्तों, माना कि जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन ये 4 दिन भी कुछ कर गुजरने वालों के लिए कम नहीं होते। आज हमारे साथ ऐसे ही कर्मठ और बहुत ही जिंदादिल इंसान हैं महावीर जी। महावीर जी आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रहे हैं और इस दौरान आरएसएस के प्रचार प्रसार करने के दौरान इन्होंने भारत के अधिकतर हिस्सों में भ्रमण किया और इस क्रम में अपने शरीर पर इन्होंने कई जख्म खाए। कभी इनको जहर दिया गया, कभी इनको 20 साल बर्फ में गुजारने पड़े, तो कभी वो पहाड़ी रास्तों से भी गुजरे। सर, आपका क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि एक प्रांत प्रचारक आरएसएस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। राजस्थान का भरतपुर जिला है तो राजस्थान में, लेकिन उसको ब्रज का ही इलाका माना जाता है, ब्रज का ही प्रभाव है जी। तो नंदगांव बरसाना से मुश्किल से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है कामवन, जिसको कामा के नाम से पुकारते हैं। अभी पहले भरतपुर जिला था, अब दीग जिला हो गया है। मेरा जन्म तो वहाँ पर हुआ है। 7वीं क्लास तक की पढ़ाई मैंने वहाँ पर की। गांव में बहुत सुविधा नहीं थी पढ़ाई की। मैं हरियाणा में रेवाड़ी में अपनी मौसी के यहाँ आ गया। मेरा पालन पोषण, मेरी पढ़ाई मेरी मौसी के द्वारा रेवाड़ी के अंदर हुई। और जब मैं वहाँ पर रहा तो मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते थे। कॉलेज में पढ़ते हुए एक 11वीं-12वीं क्लास में मेरा उनसे संपर्क आया और उनके कारण कम्युनिस्टों में मैं सक्रिय हुआ और दायित्व भी रहा उनका। और एक लगभग 5-6 साल मैंने उनके अंदर गुजारे। मैं उस समय संघ से बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं था, संघ की विचारधारा से, बल्कि वो ऐसा दौर था जब 10 में से 5 लोग पढ़े लिखे ये कहते थे मैं कामरेड हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, अर्थात मैं प्रगतिशील हूँ, मॉडर्न हूँ, गरीबों का हमदर्द। ये 2-3 बातें ऐसी थीं जो उस समय देश के युवा को प्रभावित करती थी। मेरा भी उनके अंदर रहना हुआ और सक्रिय भी रहा काफ़ी। हरियाणा के कॉलेजों में आना जाना भी रहा काफ़ी। और लेकिन आगे चल कर के जब मैं रेवाड़ी से पढ़ाई समाप्त करके गुरुग्राम के अंदर आया जॉब करने के लिए, तो हरियाणा बिजली बोर्ड में मैं नौकरी पर आया, सर्विस लगी मेरी। उन दिनों मेरा संघ के साथ थोड़ा संपर्क बनना शुरू हुआ और जो उस समय वहाँ के जिला प्रचारक थे श्रीमान कश्मीरी लाल जी, उनके संपर्क से, उनके सानिध्य से थोड़ा निकट आता गया और मेरे मन में एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएसएस एंड कम्युनिज्म? साम्यवाद की विचारधारा क्या है और संघ की विचारधारा क्या है? एक वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। पढ़ने का शौक बहुत अच्छा था शुरू से, साहित्य काफ़ी पढ़ा, लाइब्रेरी में जाने का, कई घंटे लगाने का ये भी अपना स्वभाव रहा। संघ के माध्यम से माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी
जो एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी, बल्कि मैं कहूँगा पूरे भारत के एक बहुत बड़े अधिकारी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और जब आपातकाल लगा तो पूरे देश की सब पार्टियों को, दलों को मिलाकर जो संघर्ष समिति बनी वो उसके महामंत्री भी बने, और किसान संघ, मजदूर संघ उन्होंने प्रारंभ किए। उनके साथ मेरा संपर्क बना। उन्होंने मुझे वैचारिक दृष्टि से, आइडियोलॉजिक दृष्टि से बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर किया, और मैं धीरे धीरे साम्यवाद से संघ की ओर आता गया। फिर एक अनुभव और आया। जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो हमने एक बहुत बड़ी हड़ताल की, और 25-26 दिन से भी ज़्यादा वो हड़ताल चली सरकारी कर्मचारियों की। तो कम्युनिस्ट उसको लीड कर रहे थे। मैंने उस समय अपने अधिकारियों को देखा, उनका व्यवहार क्या था, वो करते क्या थे। थोड़ा सा मन में आया, ये जितनी बड़ी बातें करते हैं, जितनी ऊंची बातें करते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। ये सब देख करके मैं संघ की ओर आकर्षित होता गया, और मैं संघ का स्वयंसेवक बना। गुड़गांव के अंदर सक्रिय हुआ, कार्यवाह, तहसील कार्यवाह बना। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ा जब मेरी ट्रांसफ़र हुई करनाल की ओर, और मैं धीरे धीरे और संघ की ओर खिंचता चला गया। और 1975 में मैं प्रचारक निकला। 75 का वो दौर था, रोहतक में ओटीसी लगी हुई थी। 22 जून को हम लोग प्रचारक निकलने की बैठक के अंदर घोषणा हुई। 25 जून को इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया। पुलिस ने आकर के संघ शिक्षा वर्ग को घेर लिया। अपने जो वरिष्ठ अधिकारी थे वेश बदल कर वहाँ से निकले, और संघ शिक्षा वर्ग को समाप्त कर दिया गया। एक चीज रोकूंगा यहाँ आपको। संघ की वो कौन सी विचारधारा थी जिसके चलते आपने कम्युनिस्टों को त्यागा और संघ में प्रवेश किया? कम्युनिस्टों में रहकर भी और उनके अंदर सक्रिय रहकर भी देशभक्ति की भावना शुरू से रही। राणा प्रताप अच्छे लगते थे, शिवाजी अच्छे लगते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अच्छे लगते थे। इनके गीत, इनके चित्र, इनकी कहानियाँ अच्छी लगती थी। लेकिन कम्युनिस्टों में लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, इनके प्रति श्रद्धा ज़्यादा थी, और उनको देश के देशभक्तों से, देश के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं था। मन में विचार आता था, भाई ऐसा क्यों? जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में पल पोस कर बड़े हुए, जो देश के लिए जिए और मरे, उनकी जीवनी, उनके चित्र, उनके गीत हमको क्यों नहीं गाने चाहिए? एक इस चीज ने दूर किया। ये नेशनल कैरेक्टर, देशभक्ति थी। दूसरी बात, इंडिविजुअल कैरेक्टर, व्यक्तिगत चरित्र। ये जितनी शुद्धता और पवित्रता संघ में है उतनी वहाँ नहीं थी। संघ में जोर दिया जाता है हमारा जीवन पवित्र हो, स्वच्छ हो, बढ़िया हो, निर्मल हो। यहाँ पर स्मोक, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक या और इसी प्रकार की कोई भी चीज़ हम जिसको चरित्रहीनता में गिनते हैं, वह उनके लिए संघ में कोई जगह नहीं थी। और कम्युनिस्टों में इनके लिए कोई मनाही नहीं थी, कोई इनकार नहीं था। ये वहाँ के लिए कोई दुर्गुण नहीं थे। तो लगा देशभक्ति भी नहीं, व्यक्तिगत चरित्र भी बढ़िया नहीं। तो इसके कारण से कम्युनिस्टों के प्रति मोह भंग होता चला गया। इसी बीच में संघ से संपर्क बनना शुरू हुआ गुड़गांव में। संघ के लोगों ने, अधिकारियों ने उस समय के बातचीत की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े अधिकारी, भारत के बहुत बड़े महापुरुष माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से मिलवाया। ये वो महापुरुष थे जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे, आपातकाल के बाद जो संघर्ष समिति बनी उसके महामंत्री रहे। उनके साथ मिलना हुआ, बातचीत हुई, और उन्होंने समझाया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएसएस एंड कम्युनिज्म। आइडियोलॉजिकल दृष्टि से उन्होंने समझाया कि जो कम्युनिस्टों के सिद्धांत हैं, जो कम्युनिस्टों की बातचीत हैं, कितनी अव्यावहारिक है। मुझे इनकी एक बात याद आती है। जब मैं संघ में सक्रिय हुआ और आगे बढ़ा तो उन्होंने बताया, आप बहुत चिंता मत करिए कम्युनिस्टों की, उनकी विचारधारा में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी इनकम्प्लीट थ्योरी है, ये अपने बोझ से, अपने ही वैचारिक जो उनकी ठीक नहीं है चीज़ें,
वो टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दुनिया ने देखा भी 1990-92 आते आते एक चाइना को छोड़ दें, पूरी दुनिया में चेकोस्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, रशिया हो, सब देशों से कम्युनिज्म विदा हो गया। किसी ने उन पर हमला करके समाप्त नहीं किया, अपने बोझ से अपनी विचारधारा जो इनकम्प्लीट थी खुद ही समाप्त हो गए। तो जैसे जैसे संघ में अंदर घुसते गए, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी देशभक्ति, उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगीं और फिर दायित्व भी मिला, अपन ने काम भी किया। 1975 में रोहतक में संघ शिक्षा वर्ग लगा, उसके अंदर मैं भी गया। संघ में कार्यवाह, तहसील कार्यवाह गुड़गांव, ये दायित्व रहे। और जब संघ शिक्षा वर्ग रोहतक चल रहा था, 22 जून को हम प्रचारक निकले। 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित कर दिया। पुलिस ने आकर के संघ शिक्षा वर्ग को घेर लिया। संघ शिक्षा वर्ग को समाप्त करना पड़ा। और फिर हम लोग जो प्रचारक निकले थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया। इमरजेंसी के दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने शरीर पर झेला भी है। जरा आप सर हमारे दर्शकों को बताइए कि वो दौर कैसा था और कितनी यातनाएं इंदिरा सरकार की तरफ से दी गई थी लोगों को, अपने ही देश की जनता को। प्रचारक निकल करके सबसे पहले हमको जम्मू कश्मीर भेजा गया और मैं 15 अगस्त दिल्ली का करके 1975 में 16 अगस्त को जम्मू में पहुंच गया और उधमपुर का दायित्व मिला। मैंने काम शुरू किया। इतना आतंक था, इतना टेरर था पुलिस का, प्रशासन का, आज आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति झूठी शिकायत कर दे, ये आरएसएस का है, जनसंघ का है या किसी और विपक्षी पार्टी का है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, मोरारजी देसाई जी की पार्टी थी, कोई भी पार्टी थी, तो उसका बचना बहुत मुश्किल था। पुलिस सीआईडी कब किसको पकड़ लेगी, कब किसको जेल में डाल देगी, कितनी पिटाई करेगी, जेल का जीवन कितना भयंकर था और पिटाई भी कैसी होती थी, ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने उस दौर को देखा है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। नवंबर में सब दलों ने, पार्टियों ने मिलकर जो संघर्ष समिति बनाई थी, नवंबर में आंदोलन आपातकाल के खिलाफ और उसके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। मैं उधमपुर में और गिरफ्तार हो गया। आंदोलन करके मैं गिरफ्तार हो गया। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई और इतनी पिटाई हुई मेरी पुलिस के अंदर और इतना मुझे मारा गया कि एक उदाहरण दूंगा। जब मुझे खून निकल रहा था नाक से, मुंह से, कई जगह से, तो डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, इसको आप हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। जम्मू से उधमपुर 65 किलोमीटर है। दिसंबर अंत या जनवरी बिगनिंग का महीना था, बहुत सर्दी थी। तो हमको पिटाई करके इंटरोगेशन सेंटर में मैं काफ़ी दिन रहा। एक पाकिस्तानी जासूस था और एक मैं था। उसकी पिटाई कम होती थी, मेरी पिटाई ज़्यादा होती थी और मुझे पिटाई करके इंटरोगेशन सेंटर के आगे से एक नहर निकलती है जो अखनूर से आई है, चिनाब से, चिनाब नदी, बहुत ठंडा पानी, उसके अंदर मुझे नहर के अंदर बिठा दिया जाता, ठंडे पानी। पिटाई करके जब बहुत हालत ख़राब हुई, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा, आप इसको भर्ती करा दीजिए। वो जनवरी का फर्स्ट वीक या दिसंबर का अंतिम सप्ताह, एक पजामा और आधी बाजू की शर्ट मैंने पहनी हुई थी। 5 पुलिस वाले मुझे जम्मू से उधमपुर गिरफ्तार करके हाथ में हथकड़ी डाल करके पैदल ले चले। मैं 15-20 किलोमीटर चला, बेहोश होकर के गिर पड़ा, चल नहीं पाया, कमजोरी बहुत थी। और उसके बाद मुझे वो जीप में डालकर उधमपुर ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियाँ, बाहर पहरा होता था। और जब 15-16 दिन के बाद मुझे खाने को खिचड़ी मिली, कमजोरी बहुत थी, मुझे वापस इंटरोगेशन सेंटर जम्मू में फिर लेकर आ गए, फिर इंटरोगेशन शुरू किया। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि उन दोनों कैसी पिटाई होती थी। और अपनी जो पिटाई हुई, बाद में शाह कमीशन में केस चला। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी प्रश्न उठा कि भाई ऐसा पिटाई ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग।
और जब शाह कमीशन में केस चला, जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आ गई, तो वो सारा शाह कमीशन वगैरह सब भंग कर दिए गए। जो भी केस चल रहे थे उस समय के अधिकारियों के खिलाफ मार पिटाई के, वो सब केस उस प्रकार से समाप्त हो गए। मेरे साथ ही इमरजेंसी में जो मैंने आपको ध्यान में आया, जो भी कार्यकर्ता पकड़े जाते उनको पीटा जाता, मारा जाता, पकड़ कर लाते। एक अशोक महाजन जम्मू के कार्यकर्ता थे, उनके बाल सारे पुलिस ने ऐसे उखाड़े कि जिस बर्बरता से उखाड़े उसका वर्णन करना मुश्किल है। कैसे दौर था। मित्र सेन जी पंजाब के एक कार्यकर्ता थे जो प्रचारक रहे, बाद में प्रांत कारवा रहे। उन पर केस चला गया। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति, उन पर केस चला, उन्होंने भैंस चोरी की है। जज वहां के उनको जानते थे, उन्होंने पुलिस को डांट लगाई, फटकार लगाई, तो हमें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ का, तुमने कोई केस ही बनाना था, कोई ढंग का बनाते। भैंस चोरी का आरोप लगा रहे हो इतने बड़े आदमी पर, जो संघ का इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा व्यापारी और इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति। कुछ तो शर्म करो यार तुम। ये जज ने उनको मतलब फटकार लगाई। ये ऐसा दौर था, कब किसकी पिटाई हो जाए, कब किसको डाल दें, कब किस पर मुकदमा बन जाए, कुछ नहीं पता लगा। मैंने भी अपने जीवन के एक 13-14 महीने जम्मू कश्मीर की 8 जेलों के अंदर बिताए। उसका एक समय लगभग 1.25 महीने का इंट्रोगेशन सेंटर में बिताया, जहाँ पिटाई भी होती थी, बड़ी सख्ती से पूछताछ होती थी। 12-13 पुलिस और CID, IB, CBI, रा, स्टेट CID के 12-13 अधिकारी बैठ जाते थे और एक पहला पूछता था, दूसरा पूछता था, उन्हीं बातों को तीसरा पूछता था। वो क्रम से सब पूछते चले जाते थे। अगर कोई झूठ बोले तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। 4 प्रश्न उन्होंने हमको दिए बताने के लिए, इन 4 प्रश्नों के जवाब दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। अब उनमें ऐसे प्रश्न थे, उनके जवाब देने का मतलब था एक प्रकार से आंदोलन को चोट पहुंचाना, आंदोलन को आघात पहुंचाना। जवाब दिए भी नहीं जा सकते थे, इसलिए पिटाई भी होती रहती थी। और सबसे आखिर में जब फरवरी में चुनाव डिक्लेयर हुई 1977 में, तब हमारे बैच को जेल से छोड़ा गया। हम 5 लोग थे जो सबसे आखिर में छूटकर जेल से बाहर आए। ये मैंने इमरजेंसी की, आपातकाल की एक छोटी सी जानकारी आपको दी। घटनाएं तो बहुत थी, कुल मिलाकर आपातकाल में 80 के लगभग लोग संघ परिवार के, जो संघ से संबंधित थे, आपातकाल के अंदर 80 से अधिक लोग मारे गए। और सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनकी पिटाई हुई, जो घायल हुए। लेकिन पूरे आंदोलन संघर्ष समिति में सबसे ज़्यादा संख्या संघ की थी। सबसे ज़्यादा मरने वालों में, पिटाई होने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या संघ से संबंधित लोगों की थी। गिरफ्तारी में भी अगर मैं ये कहूँ कि कुल मिलाकर 65-70% लोग संघ के थे गिरफ्तार होने में, मरने वालों में, तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। तो ये मैंने आपातकाल की थोड़ी सी जानकारी आपको दी। और आप कहेंगे तो एक जानकारी इसमें जोड़ देता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी और मकरंद देसाई, इनकी जब में विदेशों का काम था, और केदारनाथ साहनी। आप विदेशों में जाइए, प्रचार करिए भारत में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप थी, कोई बोल नहीं सकता था। और कमाल देखिए, ओम ब्रह्मानंद रेड्डी देश के गृह मंत्री थे और उनके सहायक सह मंत्री करके ओम मेहता थे, जो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के रहने वाले थे। सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के मेंबर थे, उनका काल खत्म हो रहा था। संघ ने उनको सूचना भेजी, भाई आपको एक बार आकर के राज्यसभा में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। वो किसी भी तरीके से आए, भारत के अंदर दिल्ली आए, राज्यसभा में गए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी उपस्थित, ऐसा करके उन्होंने बोला। देश के गृह मंत्री और देश के MP और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सब मेज के नीचे छिप गए, पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी क्या बम फोड़ेगा। और ये बोल करके वो तुरंत बाहर की ओर भागे। बाहर 4-5 गाड़ियां खड़ी थी, सारी योजना संघ की थी। 4-5 गाड़ियां एक साथ चली। सुब्रमण्यम स्वामी किस गाड़ी में बैठकर चले गए पता नहीं चला। भारत और भारत से किस तरह फिर बाहर निकल कर चले गए। तो
इतने लोग अंदर होंगे जो सहयोग कर रहे होंगे। इंदिरा गांधी ने सारे सूत्र गृह मंत्री से लेकर के ओम मेहता को दे दिए गए। जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, ओम मेहता किश्तवाड़ डोडा जिले के जिला संघ चालक थे, उनके ये छोटे भाई थे ओम मेहता और होम मिनिस्टर। और ये ओम मेहता भी संघ के कार्यकर्ता रहे, इन पर भी संघ का दायित्व रहा। और मैंने ऐसे सुना है सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाने में, राज्यसभा में लाने में, इनको भगाने में उनका भी एक अच्छा सहयोग रहा, ऐसे मैंने सुना। तो इस सारे दौर के अंदर जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहे, रोल रहा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे बेबूर, जनरल बेबूर। उनकी और नानाजी देशमुख की कलकत्ता में भेंट हुई। बेबूर ने नानाजी देशमुख को पहचान लिया, बोले नाना इमरजेंसी लग गई, संघ जैसा इतना मजबूत संगठन भी कुछ नहीं करेगा? कहने लगा नहीं, बहुत कुछ करेगा, आंदोलन की तैयारी है, हमने बहुत अच्छे ढंग से आंदोलन की तैयारी है, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इंदिरा गांधी पर दबाव डालेंगे, वो आपातकाल हटा दे। तो इस प्रकार से संघ का स्वयंसेवक, संघ का कार्यकर्ता और जितने भी दल थे उस समय, चाहे समाजवादी थे, ओल्ड कांग्रेस थी, चौधरी चरण सिंह जी थे, कम्युनिस्ट थे, सब जेल में बंद बड़े बड़े नेता। कोऑर्डिनेट कौन करे? संघ का स्वयंसेवक तो सब जगह था। उन्होंने इन सब के बीच में तालमेल बिठाया, सबको जोड़ा, जो भी आंदोलन संघर्ष किया, सबके बड़े बड़े नेता जो जेल में बंद थे उनसे सलाह करके किया। और इन सब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि संघ के रोल को हम इनकार नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। अगर संघ नहीं होता, कोई हमारा हालचाल नहीं पूछता, हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती, क्या चल रहा है, क्या करना है आगे चल करके, ये सब संघ के स्वयंसेवकों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने उस आपातकाल के दौर में किया।